हेलो स्टूडेंट्स, हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकंड यूनिट को, सेकंड सेमेस्टर का हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, उसका फर्स्ट यूनिट हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, जो था स्रोतों का सर्वेक्षण। और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड यूनिट को, जो इसका जो है गुप्त और बाकाटक। ठीक है, गुप्त वंश और बाकाटक वंश के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, में डिस्कस करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो ये आपकी यूनिट है, ये चैप्टर है आपका, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके इस पेपर में यहाँ से कम 2 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ठीक है, हर साल यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं और पूछे ही जाएंगे। गुप्त वंश के बारे में आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, गुप्त वंश की चाहे प्रशासनिक व्यवस्था पूछ ली जाएगी आपसे, या फिर यहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के बारे में पूछ लिया जाएगा, या फिर किसी एक शासक से कनेक्ट करके गुप्त वंश के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया जाएगा। यानी कि यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही। और ज़्यादातर देखा गया है कि जितने भी प्रीवियस पेपर में हम उठा करके देखते हैं तो सभी में यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो गुप्त वंश आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके भी मैं आपको अगर जो शॉर्ट्स नोट होते हैं जितने भी टॉपिक के, यूनिट के, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के, तो वीडियो के यानी कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा। आप उस लिंक पे जाओगे तो वहाँ जा कर के आप इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके भी मिल जाएंगे, हिस्ट्री के भी या पॉल साइंस के, आपको जिस किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए तो उनके भी नोट्स मिल जाएंगे। और रही बात इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले प्रोवाइड करवा दूंगा सभी के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं गुप्त डायनेस्टी को। ठीक है, गुप्त राजवंश को। तो गुप्त वंश की बात करते हैं। इसके संस्थापक थे श्री गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन रहे स्टूडेंट? श्री गुप्त। ईसा की 4वीं सदी से 7वीं सदी प्राचीन भारत के इतिहास में संक्रमण की महत्वपूर्ण भूमिका या फिर महत्वपूर्ण अवधि रही है। ठीक है, यानी कि हाँ, इस समय को हम अगर देखें 4वीं सदी से और 7वीं सदी के बीच भारतीय इतिहास में जो संक्रमण मतलब बदलाव की जो स्थिति थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी। मतलब एक कह सकते हैं कि एकदम से जो प्राचीन समय से चली आ रही थी, ठीक है, जो व्यवस्थाएं चली आ रही थी समाज में, उन सभी व्यवस्थाओं में एकदम से बदलाव आया था। जैसे एक टाइम पीरियड के बाद में सारी चीज़ें बदल जाती है, उस तरीके से ही जैसे कहते हैं ना कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाते हैं, तो उस तरीके से ये एक ऐसा टाइम पीरियड था भारतीय इतिहास का जिसमें सबसे ज़्यादा संक्रमण देखने को मिला। मतलब कि सबसे ज़्यादा बदलाव हुए थे हर तरीके से। धर्म, अगर धार्मिक स्थिति देखें तो भी इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हुए, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति सभी को लेकर के इस टाइम पीरियड के दौरान सबसे ज़्यादा हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलावों से भरी थी। इस काल से जुड़े मतांतर गुप्त और गुप्तोत्तर भारत के अध्ययन को समृद्ध करते हैं। यानी कि ये जो हम इसके बारे में जो पढ़ते हैं, जो हमें स्रोत मिलते हैं, उनसे जो जानकारी मिलती है वो ये बताते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्त के बाद में वो धन ध्यान यानी समृद्ध था। उस समय का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बारे में हमें ये सारी जानकारी देते हैं। तो इसके बारे में मैं और आगे बताने से पहले आपको बता देता हूँ कि इसका जो गुप्त वंश था वो गुप्त वंश कैसे क्या था। ठीक है, देखो, उस गुप्त वंश की अगर बात करें संस्थापक की, तो इसके संस्थापक रहे श्री गुप्त। ठीक है, तो गुप्त वंश के लेखों में इस वंश का प्रथम शासक श्री गुप्त को बताया गया है। अपवाद स्वरूप प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र एवं स्कंद गुप्त के सुप्रिया लेख में गुप्त वंश का प्रथम शासक घटोत्कच को बताया गया। मतलब कि ये अपवाद है कि इसके बारे में कि जो इसका जो संस्थापक है वो कौन था, या फिर इस वंश का, गुप्त वंश का असली संस्थापक कौन था। ठीक है, ये अपवाद स्वरूप है। इसके अलग जो इतिहासकार है वो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग व्यक्ति को, शासक को इसका संस्थापक के रूप में देखते हैं।
जो एक चीनी यात्री था इत्सिंग बताता है कि श्री गुप्त ने चीनी भिक्षुओं के लिए मृग शिखावन में एक मंदिर बनवाया था। श्री गुप्त के बाद में घटोत्कच शासक हुआ। श्री गुप्त एवं घटोत्कच स्वतंत्र शासक नहीं थे। देखो इत्सिंग जो था, इत्सिंग बाद में आया था, ठीक है। जैसे पहले फाहियान आता है, तो फाहियान तो इनके शासनकाल के दौरान ही आया था। गुप्त वंश का जब शासनकाल था उसके दौरान फाहियान आया था, जो चीनी यात्री यानी चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री था। उसके बाद हेनसांग आता है, उसके बाद फिर इत्सिंग आता है। इत्सिंग अपनी बुक में बताता है कि गुप्त वंश था, गुप्त वंश का जो संस्थापक है, संस्थापक श्री गुप्त था, और श्री गुप्त के बाद में ही घटोत्कच आया था। पर जो और जैसे कहते हैं कि और जो हमारे पास पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जैसे लेख मिले हैं, ताम्रपत्र, पूना ताम्रपत्र, या फिर स्कंदगुप्त का सुप्रिया लेख मिला है, उसमें बताया गया कि जो घटोत्कच था वो इसका संस्थापक के रूप में देखा जाता है। उसके बाद श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच शासक हुआ। श्रीगुप्त एवं घटोत्कच स्वतंत्र शासक नहीं थे। देखो दोनों ये शासक थे प्रारंभिक के गुप्त वंश के, दोनों क्या कहते हैं कि स्वतंत्र शासक नहीं थे, ये किसी के अधीन काम करते थे। यानी कि किसी के अधीन क्या, गुप्त वंश से पहले जो यहाँ पे जिस वंश का यहाँ पे शासन था, ठीक है, उस शासन के मतलब उस वंश के अधीन ये कार्य करते थे। क्योंकि ये दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश समाप्तक कुषाणों के सामंत थे। जो गुप्त शासक थे ना, जो प्रारंभिक, यानी कि गुप्त शासक या कह सकते हैं फिर जो गुप्त थे, प्रारंभिक गुप्त थे, वो कुषाणों के अधीन मतलब अधीन सामंत थे। तो देखो यही बात आ गई कि इससे गुप्तों से पहले जो यहाँ पे राजवंश का जो शासन था, उस शासन के अंदर गुप्त एक उच्च पद पर आसीन थे। गुप्त क्या किस पे थे? उच्च पद पर आसीन थे, यानी सामंत के पद पर, और ये कुषाणों के अधीन कार्य करते थे। तो ये स्टार्टिंग के जो इनके शासक हुए, जैसे घटोत्कच हुआ या फिर श्रीगुप्त को हम कहते हैं ना, कि वो इसलिए स्वतंत्र शासक नहीं थे क्योंकि वो उनके अधीन कार्य करते थे। विष्णु पुराण में वर्णित है कि प्रथम 3 गुप्त शासक क्रम से श्रीगुप्त, घटोत्कच एवं चंद्रगुप्त प्रथम थे। यानी कि एक विष्णु पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण एक, ठीक है, जो पुस्तक है, बुक है, ठीक है, ग्रंथ है, उसमें वर्णित है कि जो प्रथम 3 गुप्त शासक है, ठीक है, जो तीनों उस समय उनका मतलब कि जो क्रम बताया गया है कि इस क्रम से तीनों शासक हुए थे। पहले श्रीगुप्त हुआ, उसके बाद घटोत्कच, और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें जो शासक कौन कौन से शासक हुए। मैं उन सभी शासकों के बारे में एक बार आपको नाम बता देता हूं, तो जिससे आपको क्या रहेगा कि इस कौन कौन से शासक कब क्या और उनका टाइम पीरियड एक बार आपको बता देता हूं। तो स्टूडेंट देखो, जो इसके बाद शासक, तीनों शासकों के बारे में मैंने आपको बताया, पर जो इनकी जो असली कहते हैं ना कि इतिहासकार जो मानते हैं कि गुप्त वंश का जो असली संस्थापक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल स्टार्ट होता है 300 ईस्वी से लेकर के 350 ईस्वी तक। इस और यह पहला गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। एक इनकी उपाधि थी, यानी उपनाम हुआ करता था कि जिसके पास ये उपाधि होती थी वो एक महान शासक होता था, मतलब ऊंचे दर्जे का शासक है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आता है समुद्रगुप्त, ठीक है, जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो इसका जो शासनकाल का टाइम पीरियड रहा है 350 से 375 ईस्वी का। इसके बाद जो शासक आता है समुद्रगुप्त के बाद में, समुद्रगुप्त के बाद शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल रहता है 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक का। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में जो शासक रहा वो है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का जो टाइम पीरियड रहा वो 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी का टाइम पीरियड कुमारगुप्त का रहा था। और जो कुमारगुप्त के बाद शासक आता है अगला गुप्त वंश का स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो टाइम पीरियड रहा वो है 455 ईस्वी से लेकर के 467 467 ईस्वी तक का स्कंदगुप्त का शासन रहता है। तो स्टूडेंट देखो, ये जो शासक थे जो जिनके बारे में मैंने आपको बताया, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त,
चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, ये गुप्त वंश के प्रभाव मतलब कि कहते हैं ना शक्तिशाली शासक थे। और इन शासकों ने गुप्त वंश को ऊंचाइयों पे ले गए थे। मतलब कि जो गुप्त वंश का जो इसकी प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक जो विकास किया वो इन शासकों के समय पे हुआ। इसके बाद क्या आता है कि जैसे ही स्कंदगुप्त की मृत्यु होती है, स्कंदगुप्त की 467 में मृत्यु होती है, उसके बाद ही गुप्तों का एक तरीके से पतन शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो पतन का जो कारण रहता है, इनका प्रमुख कारण यही रहता है कि इसके बाद जो शासक आते हैं वो अयोग्य शासक होते हैं। यानी कि उनमें इतनी योग्यताएं नहीं होती। जो जितना बड़ा इनका साम्राज्य था स्कंदगुप्त के समय, ये उस साम्राज्य को संभालने में नाकाम रहते हैं। और उसके बाद गुप्तों का जो एक तरीके से पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं ये। तो इस स्कंदगुप्त के बाद में जितने भी जो शासक हुए, उन सभी शासकों को परवर्ती गुप्त शासक कहा गया है। तो उनमें भी कई शासक हुए हैं, जैसे उनके भी मैं आपको नाम बताता हूँ। पुरुगुप्त हुआ, जिसका शासनकाल रहा था 467 से 473 ईस्वी। देखो इसने कम टाइम के लिए 4 से 5 साल, 5-6 साल शासन किया, यानी कि उसको संभाल नहीं पाया, अयोग्य शासक हुए थे ये। इसके बाद आता है बुद्धगुप्त, जिसका 475 से 495 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके बाद नरसंगगुप्त, बालादित्य, इसका शासनकाल रहता है 495 से 510 ईस्वी। भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, ये ऐसे शासक रहे थे कि ये कम कम टाइम के लिए और ये अयोग्य शासक थे। और इसके बाद कहते हैं कि जो गुप्तों का वो है वो पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और 510 ईस्वी के बाद ऐसे नहीं कि 510 ईस्वी तक गुप्त वंश पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता, पर इनका जो वर्चस्व है, ठीक है, भारतीय इतिहास में वो बहुत कम देखने को मिलता है उसके बाद में। तो ये इनके शासक हुए। तो स्कंदगुप्त के बाद में जो शासक आते हैं उन्हें हम कहते हैं परवर्ती गुप्त शासक। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ। औपनिवेशिक दृष्टिकोण की दृष्टि से ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे विंसेंट स्मिथ ने प्राचीन भारत को अंधकार युग कहा। देखो ये इतिहासकार जो होते हैं अपना वो देते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बताते हैं कि उनका जो मत होता है कि मेरे मत से इस समय के टाइम पीरियड को मैं ये कहूँगा, या फिर इस वंश के शासनकाल को मैं ये कहूँगा। तो एक जो इतिहासकार हुए ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, उसने प्राचीन भारत को अंधकार का युग कहा, ठीक है। तो ऐसे ही जिससे औपनिवेशिक शासकों की जो फूट डालो और राज करो की नीति को वैधता मिलती है, क्योंकि वो देखो उनका अलग वो दृष्टिकोण रहता है, वो अपने दृष्टिकोण से बताते हैं और अलग दृष्टिकोण। उसके बाद जो राष्ट्रवादी, जो हमारे जो देश के जो इतिहासकार हुए, उनका दृष्टिकोण अलग था। जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण था वो राष्ट्रवादी इतिहासकार जैसे R.C. मजूमदार ने गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा, ठीक है। तो सबका दृष्टिकोण अलग अलग होता है, ठीक है। तो भारतीय जो इतिहासकार थे वो इस टाइम पीरियड को गुप्त वंश का जो शासनकाल था उस टाइम पीरियड को स्वर्ण युग कहते हैं। उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धियों का प्रतीक माना। अब मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जो मार्क्सवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो इतिहासकार हैं, उनका दृष्टिकोण, जिसमें R.S. शर्मा और अन्य मार्क्सवादी इतिहासकारों ने गुप्त काल को भारतीय सामंतवाद के विकास का समय माना, ठीक है। अब देखो सामंतवाद एक वर्ड है और सामंतवाद से ही रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इस समय पे सामंतवाद को भारतीय इतिहास में एक तरीके से बहुत बढ़ावा मिला, ठीक है। अब सामंतवाद क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है। सामंतवाद जो है इस गुप्त डायनेस्टी के दौरान ही ये फल फूला और इसका जो विकास है बहुत ज़्यादा हुआ। यानी कि जो इसके बारे में आगे आएगा तो मैं आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है, सामंतवाद को। अभी हम चलते आगे। उन्होंने भूमि अनुदान और ब्राह्मण एवं मंदिरों को कर अधिकार देने की प्रक्रिया को आर्थिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण का कारण बताया, ठीक है। ये तो थे ऐतिहासिक प्रवृत्ति। इसके बाद देखते हैं एक स्वर्ण युग का मिथक, जो हम जो सुनते आते हैं कि स्वर्ण युग क्या है, गोल्डन एज टाइम पीरियड, ठीक है। गुप्ताज डायनेस्टीज को जो गोल्डन एज कहा जाता है, तो ये एक मिथक है, ठीक है। इसको किस तरीके से देखते हैं इतिहासकार, तो इसको देखो बताते हैं हम आपको। गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए माना गया है क्योंकि इस समय संस्कृत साहित्य और कला का उत्कर्ष हुआ। इसे ब्राह्मणीय पुनर्जागरण के रूप में भी देखा गया है, ठीक है।
देखो स्टूडेंट, इसमें क्या है कि जो संस्कृत जो भाषा थी, वो संस्कृत भाषा का साहित्य के मतलब कि संस्कृत साहित्य का मतलब संस्कृत भाषा का लेखन में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। चारों तरफ इसका मतलब कि फैलना, इसका विकास हुआ हर जगह, ठीक है, इसका यूज होना। तो ये बताता है कि संस्कृत साहित्य का इस समय बहुत ज़्यादा यूज हुआ था। अब इसकी देखो आलोचना में क्या है, स्वर्ण युग की अवधारणा केवल उच्च वर्ग तक सीमित थी और साधारण लोगों की स्थिति को नज़रअंदाज किया गया। पुरातात्विक साक्ष्य दर्शाते हैं कि आम जनता का जीवन सामान्य उससे भी अधिक कठिन था। लेकिन देखो ये एक आलोचना है और एक दृष्टिकोण है, सभी का जो इतिहासकार है वो अलग किस दृष्टिकोण से देखते हैं, या फिर उनके पास में जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, साहित्यिक जो साक्ष्य होते हैं, उनसे जो उनको जानकारियाँ मिलती हैं, उनसे ये एक निष्कर्ष पे जाते हैं, ठीक है, कंक्लूजन पे जाते हैं कि इसका जो निष्कर्ष है किस तरीके से देखा जा सकता है। तो इसमें ये देखा गया कि जो उच्च वर्ग था उस समय का, उस उच्च वर्ग का ही एक तरीके से समृद्धि और विकास हुआ था। उन्हीं का एक वर्चस्व चारों तरफ समाज में फैला, मतलब कि समाज में था उनका वर्चस्व, ठीक है। और जो जो आम जनता थी, जो आम जनता में जो आते हैं उच्च वर्ग के अलावा जो आम जनता थी, उस जनता की जो स्थिति थी जीवन जीने की, वो कहीं कठिन स्थिति में थी। उनके पास इतने जैसे कहते हैं ना कि इनकम सोर्स नहीं थे, उनके ऊपर शोषण होते थे या फिर उनके ऊपर और अत्याचार होते थे। तो इस तरीके की स्थिति को भी हम देखते हैं जो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध होते हैं इतिहास में। गुप्तकालीन श्रेणीवादी संस्कृति के विकास का परिणाम था जो इससे पहले शुरू हो चुकी थी। तकनीकी और साहित्यिक विकास मुख्यतः उच्च वर्ग तक सीमित रहा। पुरातात्विक साक्ष्य संकेत देखते थे कि गुप्त काल से पहले औसत जीवन स्तर संभवतः बेहतर था। देखो जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उनसे यही जानकारी मिली है कि जो गुप्त वंश से पहले जो आम जनता का जीवन था वो कहीं बेहतर था, और इसके बाद गुप्त वंश में आते आते जो आम जनता का जीवन है धीरे धीरे कठिन होता चला गया। क्योंकि उसमें गुप्त वंश में देखा गया कि गुप्त वंश के टाइम पीरियड के दौरान जो उच्च वर्ग था समाज का, तो वो उसको ही सबसे ज़्यादा लाभ मिले थे। क्योंकि यहाँ पे जो सामंतवाद की जो बात हुई थी, सामंतवाद का जो विकास है, जो उसको बढ़ावा मिला, वो इसी टाइम पीरियड में मिला था। और उसमें क्या होता था कि जो सामंतवाद में जैसे ब्राह्मणों को भूमि कर देना, इन सभी चीज़ों में छूट मिली और उनको भूमि दान अनुदान में मिलती थी। तो इससे क्या हुआ कि जो उस समय का उच्च वर्ग था वो उसके पास में असीम शक्तियाँ मतलब कि मिल गई थी, ठीक है, जिससे वो कहते हैं कि जो आम जनता थी उससे कहीं ऊपर उठ चुका था। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें पुरातात्विक साक्ष्यों और या साहित्यिक साक्ष्यों से जो मिलती है, साक्ष्यों से, ठीक है, उन्हीं से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो आम जनता थी उसका जीवन किस तरीके का था उस समय पे। तो देखो आगे यही आया गुप्तों का उदय, ठीक है, जिसके उद्भव, जैसे गुप्तों का उद्भव किस प्रकार से हुआ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। गुप्त वंश का प्रारंभिक इतिहास स्पष्ट नहीं है। देखो जो गुप्त वंश के जो प्रारंभिक शासक है ना, उनके बारे में ही है कि उनके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। उनके बारे में कुछ अब से हमें साक्ष्य मिले हैं जिनसे हम निष्कर्ष निकालते हैं, डिस्कस करके कि इतिहासकार की कौन सा शासक पहले था या फिर किसने इनकी स्थापना की, पर इसके बारे में स्पष्ट जानकारी हमारे पास अभी नहीं है अभी तक। उनका मूल क्षेत्र गंगा के पश्चिमी मैदान में था। कुछ उन्हें वैश्य तो कुछ ब्राह्मण मानते थे। कुषाणों के पतन के बाद वे एक छोटे राज्य से उभरे थे, यानी कि वो सामंत तो थे कुषाणों के अधीन, पर जब कुषाणों का एक तरीके से पतन हो चुका तो उन्हीं का एक तरीके से वो उभर कर सामने आए थे, ठीक है, इतिहास में एक तरीके से वो उभर करके एक शक्ति के रूप में, क्योंकि उनसे और सब उनसे नीचे थे, वो ही एक शक्तिशाली थे और वो उभर करके सामने आए थे। उसके बाद देखो यहाँ पे भी हम चंद्रगुप्त प्रथम को प्रथम असली संस्थापक मानते हैं। गुप्त वंश का असली संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को मानते हैं 320 ईस्वी से। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण 319-20 ईस्वी के साथ गुप्त वंश का विस्तार हुआ। लिच्छवी परिवार से व्यवहार ने उन्हें राजनीतिक मान्यता दी। उनका राज्य मगध, साकेत और प्रयाग तक फैला था। जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसका जो क्षेत्र था वो कहाँ तक फैला था, वो फैला था उनका मगध, साकेत और प्रयाग तक फैला हुआ था। यानी कि ये यूपी जो है, यूपी का जो पूर्वी क्षेत्र और मगध क्षेत्र यानी बिहार तक का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आता है।
देखो पहला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने ही पाटलिपुत्र को गुप्तों की राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्तों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने ही गुप्तों को सामंत की स्थिति से उठाकर शासक की स्थिति में पहुंचाया। हेमचंद्र राय चौधरी चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं। वायु पुराण के अनुसार इसका साम्राज्य विस्तार पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक विस्तृत था, जिसमें साकेत भी सम्मिलित था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संबंध चलाया था। देखो, गुप्त संबंध चलाया था। इस संबंध का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कन्या कुमार देवी से विवाह किया, और इस विवाह के उपलक्ष्य में गुप्तों का पहला सिक्का राज दंपत्ति प्रकार का या विवाह प्रकार या चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार का चलाया गया। एक सिक्का चलाया गया था जो इसके चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का जो विवाह हुआ उस विवाह के उपलक्ष्य में। इतिहासकार एलन इसके परिवर्तन का श्रेय समुद्रगुप्त को देते हैं। वह इसको स्मारक सिक्के मानते हैं। समुद्रगुप्त कुमार देवी की संतान था, इसलिए प्रयाग प्रस्तुति में उसे लिच्छवी दोहित्र कहा गया। ठीक है, जो समुद्रगुप्त अगला शासक होता है, वो जो शासक है वो कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम की ही संतान था। ठीक है, तो ये जो थे ये था चंद्रगुप्त प्रथम शासक। इसके बाद जो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड रहा था, देखो वो 350 से 375 रहा था वैसे। ठीक है, समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियानों से गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ किया, और उनकी इलाहाबाद प्रशस्ति विभिन्न क्षेत्रों की विजय और कर स्वीकृति का वर्णन करती है, जो आज भी हमें इस चीज़ का एहसास कराती है। प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को भरी सभा में राज्य प्रदान करने का वर्णन है। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ले लिया। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। देखो, यही विंसेंट स्मिथ इतिहासकार है जो प्राचीन जो भारतीय इतिहास को अंधकार का युग कहते हैं, और यही इतिहासकार फिर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो समुद्रगुप्त के विषय में प्रचलित है कि उसको शरीर पर 100 घाव थे और वह 100 युद्धों का विजेता रहा। ठीक है, तो जो ये विंसेंट स्मिथ जो इतिहासकार है, ये बताता है कि जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त के शरीर पर 100 घाव थे और वह 100 युद्धों का विजेता था। समुद्रगुप्त कभी भी पराजित नहीं हुआ। समुद्रगुप्त एक का नाम एक चंद्र प्रकाश भी था। समुद्रगुप्त का जो नाम था एक दूसरा, वो चंद्र प्रकाश भी था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को देखो कई नामों से दिखाया गया। जो प्रयाग प्रशस्ति है ना इलाहाबाद में, उसमें समुद्रगुप्त के बारे में पूरी जानकारी है। जो लेख है उस लेख पे समुद्रगुप्त के बारे में पूरी जानकारी है कि उसने कितनी विजय प्राप्त की, और उसके जो उसका जो विजयों का वर्णन गाथा है, ठीक है, वो सभी के बारे में वहाँ पे अवशेष में वर्णित है। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को धर्म प्राचीर बंद, धर बिनंद, पृथ्वी व्याम पृथ्वीरथ, वह जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो, कविराज, कवियों का सम्राट, लिच्छवी दोहित्र एवं परम भट्टारक कहा गया है। इन नामों से इसे पुकारा गया है, यानी कि इसको ये उपाधियां दी गई थी उस समय पे। गुप्त युगीन अभिलेखों में केवल समुद्रगुप्त के लिए ही सर्वरा जोहित्रों की उपाधि का प्रयोग किया गया। प्रशस्ति में उसे पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा गया, जो कुबेर के समान धनी, वरुण के समान दानी, इंद्र के समान वीर तथा यम के समान दंड करता था। उसे कई लाख गायों का दानी कहा गया। प्रशस्ति में कहा गया है कि उसकी उदारता के कारण सरस्वती तथा लक्ष्मी का विरोध सदा के लिए समाप्त हो गया। तो इसके बारे में जो इतनी जानकारियाँ जो मिलती है, ठीक है, इतनी जो जानकारियाँ मिली है, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, ठीक है, ये सभी जानकारियाँ प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित है, जो इलाहाबाद में स्थित है, जिसकी हम आज भी हम उससे मतलब कि अपने आप को मतलब एक गौरवान्वित महसूस करते हैं कि देखो एक गुप्त वंश का एक इतना शक्तिशाली शासक हुआ था। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो टाइम पीरियड रहा था वो 375 से 415 ईस्वी रहा था।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर पश्चिमी भारत को अपने साम्राज्य में जोड़ लिया। जो पश्चिमी साम्राज्य था उस समय पे वो किनके अधीन था? वो अधीन था शकों के। ठीक है, तो शकों को पराजित कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इससे व्यापारिक मार्ग सुरक्षित हुए। उनका शासन सांस्कृतिक और व्यापारिक उन्नति का काल था। गुप्त राजाओं ने अपनी सैन्य, सांस्कृतिक और प्रशासनिक नीतियों से भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम और कुछ थोड़ा देखते हैं। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय इसको इसके बारे में जो जानकारी है वो हमें मिलती है उदयगिरी ग्रहाभिलेख में। चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराज कहा गया है, जिसने दिग्विजय किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक नाम देव भी था। उसे नरेंद्र चंद्र एवं नरेंद्र सिंह भी कहा गया। चंद्रगुप्त दत्त देवी की संतान था। यदि गुप्त काल स्वर्ण काल था तो इसकी शुरुआत इसी शासक काल से मानी जाती है। गुप्त वंशी लेखों में उसे तत्व परिग्रहित अर्थात समुद्रगुप्त द्वारा चुना गया है। ठीक है, तो इसके बारे में जो जानकारी है वो हमें किस में मिलती है? उदयगिरी ग्रहाभिलेख में मिलती है, जिसने राजा द्विराज की जो उपाधि है, एक महाराजाधिराज को, एक राजाधिराज की उपाधि भी इसने धारण की और इसे कई नामों से भी मतलब कि इसके जो उपनाम थे वो कई नाम थे, जैसे नरेंद्र सिंह, नरेंद्र चंद्र या फिर दिग्विजय, इन नामों से भी इन्हें पुकारते थे। और ये किसकी संतान था? ये था दत्त देवी की संतान थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अभिलेख, ठीक है, इनके जो अभिलेख थे इनके बारे में जो जानकारी मिलती है उनमें मथुरा स्तंभ लेख आता है। यह मथुरा स्तंभ लेख यह चंद्रगुप्त द्वितीय का पहला अभिलेख है। यह लेख उसके पंचम राज्य वर्ष से यानी 61 संवत 380 ईस्वी में निर्मित हुआ था। उसके बाद उदयगिरी गुहा लेख आता है, सांची लेख आता है, मेहरौली लौह स्तंभ आता है। तो इसके बाद इसके बहुत सारे अभिलेख हैं जो जिनसे हमें जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इसके बाद देखो हम आगे देखते हैं वाकाटक वंश के बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। वैसे इसके बारे में इसके बाद जो आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और भी बताते हैं कि इसने 8 प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 8 प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए थे। और जो हम बात करते हैं ना कि जो गुप्ता का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड को गोल्डन एज, इसी के बाद के टाइम पीरियड को गोल्डन एज कहा था, क्योंकि इसके बाद में जो गुप्त वंश में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बदली थी और उनका विकास हुआ था। जैसे देखो इसने 8 प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए थे। उन सिक्कों के नामों में हम देखते हैं धनुर्धारी प्रकार का, यानी कि उस सिक्के पर क्या प्रचलित है? एक धनुर्धारी प्रकार का, मतलब कि इस सिक्के पर धनुर्धारी एक व्यक्ति का मतलब कि चित्र अंकित है उस पे। एक सिंह निहंता प्रकार का, इसमें राजा सिंह को मारते हुए दिखाया गया। इस सिक्के पर जो है वो क्या हुआ है, उस पर राजा को सिंह को मारते दिखाया गया कि राजा ने सिंह को मार रहा है, उस सिक्के पे अंकित है। इसके बाद एक तीसरे प्रकार का जो सिक्का है अश्वारूढ़ प्रकार, राजा को घोड़े पर सवार दिखाया गया, मतलब राजा घोड़े पर बैठा हुआ है उस तरीके से उस सिक्के पर दिखाया गया है। इसके बाद आता है छत्रधारी प्रकार का स्वर्ण सिक्का। इसमें राजा यज्ञ में आहुति डालता प्रदर्शित करता है, मतलब आहुति डाल रहा है वो दिखाया गया है उसमें। पंचार्य प्रकार का, इसके बाद में ध्वजधारी प्रकार, चक्र विक्रम प्रकार, इस तरीके से 8 प्रकार के स्वर्ण सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। और इसीलिए इसी के टाइम पीरियड को हम भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। और इसी के समय पे देखो, इसी के समय पे पहला चीनी बौद्ध यात्री, एक ध्यान रखना आपको क्वेश्चन, आपको एग्जाम पेपर में एक शॉर्ट्स नोट आता है, वहाँ से अगर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो वो पूछा जाएगा फाहियान से। अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से आता है। और फाहियान रिलेटेड किससे करता है? गुप्त वंश से। गुप्त वंश में भी किस शासक के टाइम पीरियड में आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे
फाहियान भारत आया था, क्योंकि फाहियान जो है वो चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो पहला चीनी बौद्ध यात्री था। ठीक, उसके बाद तो देखो आते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना फर्स्ट होता है। तो पहला चीनी बौद्ध यात्री कौन सा था? फाहियान, जिसने भारत की यात्रा की। और वो किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। यानी कि उसने 399 ईस्वी में अपनी यात्रा प्रारंभ की फाहियान ने, और वो 405 ईस्वी में भारत पहुंचा था। इसके बारे में मैं आपको और कभी किसी और डिस्कस करूंगा फाहियान के बारे में, क्योंकि फाहियान एक भारतीय इतिहास में मतलब एक अपनी अच्छी जगह बनाता है। ठीक है, क्योंकि इससे हमें कई जानकारियां मिलती है। तो इसकी जो स्थिति है फाहियान की, एक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और जो इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में जो शासक आता है कुमारगुप्त होता है, जिसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 415 से 455 ईस्वी होता है। तो इसके बारे में देखते, देखो कुमारगुप्त चंद्रगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न हुआ और उसका सबसे बड़ा पुत्र था। बिलसंद स्तंभ लेख में कुमारगुप्त ने स्वयं को ध्रुव देवी की संतान बताया। बसाड़ का राज्यपाल गोविंद गुप्त उसका छोटा भाई था। बसाड़ मृदा लेख पर गोविंद गुप्त को ध्रुव स्वामिनी की संतान बताया। सर्वप्रथम भंडारण ने यह मत प्रतिपादित किया कि कुमारगुप्त एवं गोविंद गुप्त में सिंहासन के लिए युद्ध हुआ था। यानी कि ये दो भाई थे और इन दोनों भाइयों में, इसका कुमारगुप्त और गोविंद गुप्त दोनों में सिंहासन के लिए युद्ध हुआ था। परंतु ऐसी मान्यताओं को सिद्ध करने हेतु हमारे पास ऐसे ठोस तथ्यों का अभाव है। यानी कि इसके बारे में हमें पूर्ण तरीके से मतलब कि कह सकते हैं कि 100% सफिशेंट जानकारी हमारे पास नहीं है। कुछ अवशेष मिलते हैं जो इसको पूरी तरीके से सही मानने पे मतलब कि अंकित नहीं करते उस ओर। और इसमें देखो इसको जो उपाधि प्राप्त थी, कुमारगुप्त को महेंद्र द्वितीय की उपाधि प्राप्त की। और जो 415 ईस्वी में वह शासक बना तो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला गुप्त नरेश यही था। इन्होंने कुल 40 वर्षों तक शासन किया। कुमारगुप्त जो था इसने सबसे ज़्यादा सभी गुप्त शासकों में शासन किया था 40 वर्षों तक। इसको बहुत सारी जो उपाधियाँ जो प्राप्त थी, ठीक है, मुद्राओं पर उसकी उपाधियाँ देखो, श्री महेंद्र, अर्जित महेंद्र, श्री कुमार गुप्त, श्री महेंद्र सिंह, अश्वमेघ महेंद्र। मैन इसका देखो महेंद्र, ठीक है, महेंद्र करके जितनी भी उपाधियाँ है वो कुमार गुप्त को मिली थी। इसके बाद हम थोड़ा जानकारी जो है स्कंदगुप्त के बारे में भी देखते हैं। स्कंदगुप्त यह गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। ठीक है, हमने अभी जितने शासकों के बारे में डिस्कस किया वो सभी क्या थे? महान शासक थे गुप्त वंश के। जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेखित है। जो स्कंदगुप्त की जो जानकारी है वो ज़्यादातर जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेखित है कि सभी राजकुमारों का परित्याग कर लक्ष्मी ने स्वयं स्कंदगुप्त का वर्ण किया। वहीं विहार स्तंभ लेख के अनुसार कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी पुरुगुप्त हुआ, लेकिन सभी इतिहासकारों ने कुमारगुप्त के पश्चात स्कंदगुप्त को ही उसका तत्कालिक उत्तराधिकारी स्वीकार किया। स्कंदगुप्त की जो उपाधियां है विक्रमादित्य, सिक्कों पर यह विरुद्ध मिलता है। विक्रमादित्य भीतरी अभिलेख में यह उपाधि मिलती है। इसके अतिरिक्त परम भागवत, देश रक्षक, सकाराद्य, क्षितिज पशुपति आदि उपाधियां स्कंदगुप्त की थी। हेमचंद्र राय चौधरी स्कंदगुप्त को गुप्त वंशकार श्रेष्ठ वीर तथा केपी जायसवाल जो इतिहासकार है वो सबसे महान गुप्त सम्राट कहते हैं स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त ने भीतरी में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाया। स्कंदगुप्त ने हुण आक्रमण से देश की रक्षा की थी, इसलिए देश रक्षक कहलाया। देखो स्कंदगुप्त को जो एक उपाधि मिली थी देश रक्षक की, जो इतिहासकार है उन्होंने इसे देश रक्षक इसलिए कहा क्योंकि इसने हुणों के जो आक्रमण हुए थे भारत पे, उन हुणों के आक्रमण से भारत की रक्षा की थी। ठीक है, ये तो था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के जो अभिलेख है उनमें देखो जूनागढ़ का अभिलेख जो गुजरात में है, भीतरी स्तंभ अभिलेख यूपी के गाजीपुर में है, कहोम स्तंभ अभिलेख, इंदौर ताम्रपत्र, बिहार स्तंभ अभिलेख, सुप्रिया अभिलेख, गढ़वा शिलालेख, इन सभी अभिलेखों से स्कंदगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इसके बाद जितने भी शासक हुए सभी अयोग्य शासक हुए, तो उनके बारे में हम जितने ज़्यादा हम पढ़ते नहीं हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं वाकाटक वंश के बारे में।
देखो स्टूडेंट, वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि उसका जो कारण ये है क्योंकि आपका जो मटेरियल है वो मटेरियल बहुत ज़्यादा है। अब उसे एक छोटे से उसमें समेटना, ठीक है, समेटने को तो समेट सकते हैं दो दो चार लाइन में, एक दो पेज में, जैसे मैंने शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं। इन शॉर्ट्स नोट्स में पूरा आपका, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट है 3 से 4 पेज में। बट ये है कि उसको अगर डिस्कस करोगे आप, ठीक है, एक्सप्लेन करोगे, आपको समझाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसे 15-20 मिनट में नहीं समझाया जा सकता। अगर 15-20 मिनट में समझाना है तो समझा उसको समझाना और ना समझाना एक ही बात है। तो इसलिए ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, और इसी इसी वजह से मैंने सभी जो यूनिट है उन सभी यूनिट को एक एक करके, ठीक है, ऐसे नहीं कि सभी यूनिट को मिक्स करके एक ही क्लास में सबको ख़त्म कर दिया। मैं सभी को एक एक करके, ठीक है, सभी को डिस्कस करता हूँ, सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग से, जिससे आपको दिक्कत ना हो। अगर आप एक बार भी इसको रीड कर लेंगे, 1 से या 2 बार आपको एग्ज़ाम से पहले, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में। देखो बाकाटक वंश, बाकाटक वंश 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच मध्य भारत और उत्तरी दक्कन में एक महत्वपूर्ण शक्ति था। इसका विकास 3 दौरों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखो बाकाटक वंश की जो स्थिति है, पहले तो ये देखो कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के मध्य, ठीक है, बीच मध्य भारत, और जो मध्य भारत है, मध्य भारत का हिस्सा है, और उत्तरी दक्कन, यानी कि हम वर्तमान में बात करें जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र आता है, नागपुर का जो एरिया आता है, उसका जो पूरा एरिया है उसको हम मान सकते हैं, ठीक है। तो यह उत्तरी दक्कन में एक महत्वपूर्ण शक्ति थी उस समय पे, गुप्तों के बाद में, यानी कि एक गुप्त तो थे ही उस समय पे, उत्तर भारत में एक महान शक्ति थी, ठीक है। उसके बाद जो उत्तरी दक्कन में या फिर दक्कन के क्षेत्र में जो शक्ति थी, जो शक्तिशाली राजवंश था, वो बाकाटक वंश था। इसका विकास 3 दौरों में, जो इतिहासकार है, इसका जो विकास हुआ, बाकाटक वंश का जो विकास हुआ, या फिर बाकाटक वंश का जो इतिहास है, उसको इतिहासकार अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे हम देखते हैं, देखो आगे प्रारंभिक दौर, प्रारंभिक दौर को विंध्य शक्ति से रुद्रसेन द्वितीय तक 4वीं शताब्दी, ठीक है, बाकाटक शासकों का शासन रहा। देखो विंध्य शक्ति यानी विंध्याचल की जो क्षेत्र है, वो उस क्षेत्र में इस बाकाटक वंश फला फूला, ठीक है। तो उस क्षेत्र में विंध्य शक्ति से रुद्रसेन द्वितीय शासक था। उस शासक का बाकाटक शासकों का शासन रहा, ठीक है, 4वीं सदी तक। उन्होंने विदर्भ और उसके आसपास प्रभाव स्थापित किया, यानी कि उन्होंने विदर्भ का जो क्षेत्र है और उसके आसपास के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाकर के शासन किया था, उस पर उनका एक वर्चस्व था उस क्षेत्र पर। उसके बाद जो दूसरा जो हम इसको विभाजित करते हैं सेकंड पार्ट में, वो है प्रभावती गुप्त का शासन। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त ने रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद, रुद्रसेन की मृत्यु के बाद अपने पुत्र के संरक्षक के रूप में शासन किया। उनके काल में गुप्तों का बाकाटक दरबार पर प्रभाव बढ़ा। अब देखो यहाँ से गुप्तों का और उनका जो क्या है कि एक कनेक्शन मिल जाता है, संबंध बढ़ जाता है। और जब तक रुद्रसेन द्वितीय का शासन होता है, यानी कि देखो कहाँ से कनेक्शन बढ़ता है, इनका कनेक्शन ये होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जो चंद्रगुप्त द्वितीय को हम देखते हैं कि उसका जो टाइम पीरियड रहा था, पहली बात तो, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक उसने शासन किया था। तो इसमें यही है कि इसकी जो बहन पुत्री थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, उसका विवाह वो प्रभावती गुप्त का विवाह वो रुद्रसेन द्वितीय के साथ करता है। और जब रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो उनका पुत्र होता है, उस पुत्र के संरक्षक के रूप में शासन करता है कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। और जिससे क्या होता है कि जो बाकाटक वंश का जो क्षेत्र था, ठीक है, उस क्षेत्र पर गुप्त वंश का प्रभाव बढ़ जाता है। गुप्त वंश के जो शासक थे जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो उनका वहाँ पर वर्चस्व बढ़ जाता है, और उनका जो शासन का जो क्षेत्र था एक तरीके से दक्षिण भारत की तरफ फैल जाता है, यानी दक्षिण भारत की तरफ उनका साम्राज्य बढ़ जाता है। नहीं तो जो बाकाटक वंश का जो क्षेत्र है जो था, ठीक है, उससे उस तक ही गुप्त वंश के शासकों का साम्राज्य फैला हुआ था। बाकाटक वंश से नीचे दक्षिण भारत की तरफ वो कभी नहीं गए, ठीक है। तो जब बाकाटक वंश पर उनका धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता है, तो उनका दक्षिण भारत की तरफ एक तरीके से उनका विजय अभियान दौड़ पड़ते हैं।
कुछ समय के लिए। फिर उसके बाद देखते हो थर्ड पार्ट में हम प्रवरसेन द्वितीय का दौर। प्रवरसेन द्वितीय के शासनकाल में क्षेत्रीय और राजनीतिक एकीकरण हुआ। भूमि अनुदानों से स्थानीय सरदारों को शामिल कर विदर्भ को मजबूत किया। देखो इसके बाद एक प्रवरसेन द्वितीय, ठीक है, शासक आता है बाकाटक वंश का, जिसका एक मतलब कह सकते हैं कि फिर से बाकाटक वंश का जो साम्राज्य था वो फल फूलने लगा, यानी उसका विकास होने लगा। और उसने क्या किया कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए भूमि अनुदानों से स्थानीय सरदारों को शामिल कर, यानी कि वो एक शक्ति अपनी सेना में या फिर अपने साम्राज्य की शक्ति को बढ़ा करके उसने विदर्भ को मजबूत किया। विदर्भ की जो सेना थी, विदर्भ का जो क्षेत्र था, उसको अपने आप में शक्तिशाली शासक के रूप में दिखाने की पूरी तरीके से कोशिश की। किसने? प्रवरसेन द्वितीय ने। तो ये एक प्रवरसेन द्वितीय का दौर था जिसमें बाकाटक वंश का फिर से प्रभाव मजबूत हुआ था। ठीक है, विंध्य क्षेत्र में, विदर्भ क्षेत्र में प्रवरसेन द्वितीय के टाइम पे क्या हुआ, बाकाटक वंश का प्रभाव मजबूत हुआ था। तो इस तरीके से जो बाकाटक वंश का जो टाइम पीरियड था उसको इतिहासकार 3 दौर में देखते हैं, मतलब 3 पार्ट में बांट करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। सांस्कृतिक योगदान। बाकाटक काल स्थापत्य और चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध रहा। अजंता गुफाएं इस कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। देखो जो बाकाटक वंश के टाइम पीरियड को क्या कहते हैं कि स्थापत्य कला और चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध रहा, यानी कि एक उपलब्धि कह सकते हैं बाकाटक वंश शासकों की, कि उस इनके टाइम पीरियड पे जो स्थापत्य कला और चित्रकला थी वो अपनी उन्नत उस पे थी। ठीक है, यानी विकास बहुत ज़्यादा हुआ था। और इसका उदाहरण जो हमें अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, एलोरा अजंता की जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं में जो चित्रकारी और स्थापत्य कला का जो नमूना है, जो हम आज भी हमें मतलब कि एक एहसास कराता है कि उस समय पे किस तरीके की चित्रकारी और स्थापत्य कला का मतलब कि जो दौर था उनमें किस तरीके का मतलब कि एक टैलेंट था उस समय पे। तो ये इनकी सांस्कृतिक योगदान के रूप में हम देखते हैं बाकाटक वंश के शासकों के। इसके बाद देखो गुप्त वंश का प्रशासन। गुप्त काल में प्रशासन प्रणाली केंद्रीकृत की अपेक्षा विकेंद्रीकृत थी। राजा प्रशासन का केंद्र था, लेकिन स्थानीय अधिकारियों और परिषदों को अधिक स्वतंत्रता दी गई। इसमें देखो ये दिखाता है कि जो राजा था वो प्रशासन का, ठीक है, प्रशासन का क्या था, एक केंद्र था, मतलब कि सबसे बड़ा वो शासक कौन था, मतलब मेन वो लीड रोल में राजा ही था। और उसके बाद लेकिन जो स्थानीय अधिकारी थे, उसके बाद जो लोकल जो अधिकारी थे उनको भी एक तरीके से स्वतंत्रता दी गई, वो उनको ज़्यादा छूट दे रखी थी, पावर दे रखी थी। राजकीय उपाधियां। गुप्त राजाओं ने भव्य उपाधियां जैसे महाराज धीराज और परमेश्वर धारण की, हालांकि समय के साथ इनका महत्व कम हो गया। इन उपाधियों में उत्तर पश्चिम के शासकों प्रभाव दिखता है, जिनमें देवदत्त का पुट भी था। प्रशासनिक संरचना। सेकंड, केंद्रों प्रांत। गुप्तों का सीधा नियंत्रण गंगा घाटी पर था। प्रांतों को कई जिलों में विभाजित किया गया था, जिनका संचालन राजकुमार उपराजा करते थे। जो उपराजा हुआ करते थे, राजकुमार के जो वो होते थे, ठीक है, जो शासक के जो बेटे होते थे वो इन पे शासन करते थे। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी अधिकांश निर्णय स्वतंत्र रूप से लेते थे। ये तो देखो था कि शासक ने जो स्थानीय अधिकारी थे उनको बहुत ज़्यादा छूट दे रखी थी और वो अपना निर्णय खुद लेते थे, यानी वो स्वतंत्र थे एक तरीके से, उनको इतनी पावर थी। वो राजा तक किसी बात को पहुंचने नहीं देते थे, उससे पहले ही वो सभी निर्णय ले लेते थे जो उस समय पे उनको लेने होते, यानी कि उस क्षेत्र में जो शासक स्थानीय क्षेत्र में शासन करते थे और उसके जितने भी निर्णय लेने होते थे वो अपने लेवल पर लेते थे। उन्हें इतनी स्वतंत्रता मिली हुई थी राजा से। ग्रामीण और शहरी प्रशासन। गांवों में प्रशासन ग्राम अध्यक्ष या कुटुंबी के अधीन था। नगर प्रशासन एक परिषद के माध्यम से संचालित होता था, जिसमें नगर श्रेष्ठी, सार्तवाह, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ शामिल थे। अब देखो गुप्त प्रशासन की आर्थिक नीति। गुप्त राज्य की आर्थिक जो अर्थव्यवस्था थी इनकी, ठीक है, देखो यहाँ देखना, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो गुप्त प्रशासन की, गुप्त काल की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। गुप्त राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। गुप्त काल में राजा ने बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भूमि अनुदान दिए। ये अनुदान विशेष रूप से गंगा क्षेत्र के बाहर के इलाकों को कृषि गतिविधियों में शामिल करने के उद्देश्य से प्रदान किए गए। स्थानीय स्तर पर इन क्षेत्रों में कृषि
अधिवासों की स्थापना में अनुदान प्राप्तकर्ता की सक्रिय भागीदारी आवश्यक थी। देखो, गुप्त काल के जो शासक हुए, इन्होंने क्या किया कि इनकी जो इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, वो अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। यानी कि इनका जो आय का जो स्रोत था सबसे ज़्यादा इस समय पे, इनका आय का स्रोत था कृषि, और कृषि से ही इनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो चलती थी। तो इन्होंने क्या किया कि इस अर्थव्यवस्था को जो बढ़ाने के लिए कृषि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। मतलब कि कृषि जो क्षेत्र था उसका विकास इन्होंने किया, और उसका विकास किस तरीके से किया कि जो बंजर भूमि हुआ करती थी या जंगली क्षेत्र हुआ करता था, उस क्षेत्र को साफ करके उस क्षेत्र को, उस जमीन को इन्होंने क्या किया कि कृषि योग्य बनाया। और कृषि योग्य बनाने के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि भूमि अनुदान देना शुरू किया। जिससे भूमि अनुदान देने से क्या होता था कि जो कृषि योग्य भूमि थी, उस भूमि का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कृषि के लिए किया जाए। और जब ज़्यादा से ज़्यादा कृषि होगी, उस कृषि से कर जो शासक को आएगा, और शासक से उसकी जो अर्थव्यवस्था, ठीक है, उस अर्थव्यवस्था में उसकी जो स्थिति है वो अच्छी होगी। तो इस प्रकार से इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो इसीलिए अच्छी थी क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। और इन्हीं के समय पे, क्योंकि देखो एक गंगा बेसिन का जो क्षेत्र था वो पूरी तरीके से उपजाऊ क्षेत्र था, ठीक है। क्योंकि आज भी हम देखते हैं तो गंगा क्षेत्र, जो गंगा बेसिन का, गंगा यमुना का जो दोआब का जो क्षेत्र है वो आज भी पूरी तरीके से उपजाऊ है। तो उस समय पे तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, और उस क्षेत्र पे भूमि जो कृषि होती थी उस भूमि पे, वो उस पे बहुत अच्छी होती थी, और उससे राजा को भी कर बहुत ज़्यादा आता था, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, अच्छी थी। अब जब अच्छी कृषि होगी तो जनता के पास में भी अच्छा अनाज होगा, अच्छी उनकी भी अच्छी स्थिति, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कर दे सकेंगे। तो इसीलिए उस टाइम पीरियड को ना हम कई क्षेत्रों से देख करके, ऐसा नहीं है कि हम अर्थव्यवस्था में या फिर वहाँ की चित्रकला, स्थापत्य कला, या फिर उनकी राजनीति को देख कर ही हम गोल्डन एज कहते हैं। इन सभी क्षेत्रों को मिला करके सभी में उनका विकास हुआ, तभी उस टाइम पीरियड को एक गोल्डन एज के रूप में देखा जाता है। इसके बाद देखो एक भूमि अनुदान क्या था। गुप्त काल में भूमि अनुदान धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। यह प्रणाली समय के साथ साथ विकसित हुई और राज्य प्रशासन एवं समाज पर व्यापक प्रभाव डाला। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को हम मिलता है समाज पे, ठीक है। जो भूमि अनुदान प्रणाली थी, इसको देखते हैं धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य से। भूमि को कर मुक्त अनुदान के रूप में ब्राह्मणों, मठों और मंदिरों को प्रदान किया गया था। भूमि जो थी, भूमि अनुदान जो था वो मुख्यतः उच्च वर्ग में जैसे देखते हैं कि ब्राह्मणों को दिया जाता था, ठीक है। जो भूमि अनुदान किनको मिलती थी, ब्राह्मणों को दी जाती, मुख्यतः ब्राह्मणों को, और कर मुक्त होती थी। उस भूमि से कोई कर लिया नहीं जाता था, ठीक है। जो अनुदान में जो भूमि दी गई थी उस समय पे, वो उस भूमि से सबसे बड़ा तो ये था कि पहली बात तो वो किसको दी जाती, ब्राह्मणों को दी जाती, और दूसरा उस भूमि से कर नहीं लिया जाता था। ब्राह्मणों, मठों या मंदिरों को दिया जाता था। ब्राह्मणों को अनुदान में मतलब जो भूमि मिलती थी, यह उनकी धार्मिक विशेषता को सम्मानित करने और राजवंश को वैधता प्रदान करने के लिए दिया जाता। यानी कि उनकी एक धार्मिक विशेषता को सम्मान, यानी उनका एक समाज में उच्च वर्ग में उनका स्थान था कि ये समाज में उच्च वर्ग को मतलब कि अंकित करते हैं या उच्च वर्ग में आते हैं, तो उनके उस सम्मान के लिए उनको जो भूमि दी जाती थी और उस भूमि पे उनसे कर लिया नहीं जाता। उसके बाद क्या करते थे कि जो ब्राह्मणों को जो भूमि मिलती थी उससे कर तो राजा को देना नहीं पड़ता था, लेकिन जो उस भूमि का जब कृषि योग्य में किया जाता है उसको वो कृषि के लिए देते थे, ठीक है। जो आम जनता थी उसको कृषि के लिए जो ब्राह्मण थे उसे यूज करते थे। ब्राह्मणों की स्थिति भी एक तरीके से बहुत अच्छी थी उस समय पे। मठ और मंदिर ये स्थानीय प्रशासन का हिस्सा बन गए और धार्मिक पंथों को संगठित करने में सहायक सिद्ध हुए। यानी मठ और जो मंदिर, मठ कौन से, बौद्ध धर्म से संबंधित जो थे, बौद्ध धर्म के जो धर्मावली जो उनके जो कहते हैं पवित्र जो स्थान होता है वो मठ थे और मंदिर थे। तो इनको भी भूमि अनुदान मिलती थी इनको उस समय पे। अब इसका दूसरा उद्देश्य देखते हैं, भूमि अनुदान का आर्थिक उद्देश्य। गुप्त काल में भूमि अनुदान का उद्देश्य बंजर और जंगली भूमि पर कृषि को बढ़ावा देना था। देखो एक इसका दूसरा, पहला तो हो गया धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य,
ठीक है सा। जो ब्राह्मणों, मठ और मंदिरों को जो भूमि अनुदान दी जाती थी, वो तो इसका पहला रीजन हो गया धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य था आर्थिक उद्देश्य, यानी कि जो बंजर भूमि थी और जंगली भूमि थी, उस भूमि को साफ करके उस भूमि को कृषि योग्य बनाना, जिससे क्या है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जा सके, और खेती करने से ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पन्न होगी, पैदावार होगी, उससे उनकी जो आर्थिक स्थिति, आम जनता की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, साथ साथ में उसके शासक, जो शासन राजा था, उस राजा की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। कृषि उन्नति, ब्राह्मणों ने कृषि पुस्तिकाओं का अध्ययन कर खेती की तकनीकों को उन्नत किया, यानी कि ब्राह्मणों ने क्या किया कि अध्ययन करके कुछ जो वो पुस्तकें लिखते हैं, उनमें जो कृषि करने की जो विधियां होती थी, उनको उन्होंने मतलब कि उन पुस्तकों में लिखा और कृषि को उन्नत बनाने में सहयोग दिया। शिल्प और वाणिज्य, शिल्पी संघों और वाणिज्य संस्थाओं को प्रोत्साहन देकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। अब देखो इसके बाद में पहला तो था धार्मिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक उद्देश्य क्या था भूमि अनुदान का। गुप्त काल में भूमि अनुदान को राजस्व संग्रह के विकल्प के रूप में उपयोग किया गया। पदाधिकारियों को भूमि अनुदान, सैनिक और प्रशासनिक सेवाओं के लिए पदाधिकारियों को भूमि अनुदान प्रदान किया जाता था। विकेंद्रीकरण, यह प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर शक्ति बढ़ाने का कारण बनी और राजनीतिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित किया। इसके बाद देखो सामंतवाद और सत्ता का विकेंद्रीकरण। सामंत व्यवस्था, गुप्त काल में पराजित शासकों को, देखो सामंतवाद, मैंने कहा ना कि सामंतवाद किस तरीके से बढ़ा या फिर सामंतवाद का विकास सबसे ज़्यादा कैसे हुआ था, तो यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सामंतवाद और सत्ता का विकेंद्रीकरण। सामंत व्यवस्था, गुप्त काल में पराजित शासकों को अधीनस्थ शासक या सामंत के रूप में नियुक्त किया। जैसे देखो कि कोई भी राजा है उस समय पे, जैसे राजा था, उस राजा ने क्या किया कि अपनी जो राजधानी थी और राजधानी से दूर क्षेत्र को, ठीक है, दूसरे शासक को उसने उसके साथ युद्ध किया और युद्ध में उस शासक को पराजित कर दिया। तो क्या करता था कि राजा वहां उसी जो दूसरे राजा था, दूसरे वंश का या फिर दूसरे क्षेत्र का, साम्राज्य का जो शासक था, उस शासक को हरा करके, तो वो क्षेत्र तो उसके अधीन में हो गया, तो वो क्या करता था कि जो पराजित जो राजा था, उस राजा को ही वो क्या करता, वहां का राजा बना देता था। यानी राजा बना देता था कि मतलब कि वहाँ की जिम्मेदारी उसे देता कि इस क्षेत्र की जिम्मेदारी अब तुझे है और मेरे अधीन तुझे कार्य करना पड़ेगा, यानी कि तू मेरे अंडर में कार्य करेगा। यानी तू पराजित हो गया है तो तुझे मेरे अंडर काम करना होगा, लेकिन इस क्षेत्र की जो देख रेख है, इस क्षेत्र की जो जिम्मेदारी है, वो मैं तुझे सौंपता हूँ। ये क्या आती है, एक सामंतवाद की, यानी कि वो उसका सामंत हो गया, जो राजा था ना, उस राजा का वो सामंत हो गया हारने के साथ में ही। सामंतों की शक्ति, समय के साथ साथ सामंतों की शक्ति बढ़ने लगी, जिससे राजाओं की केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई। ये तो देखो सीधी सी बात है कि जब सामंतों की शक्ति बढ़नी थी, क्योंकि सामंतों की शक्ति कैसे बढ़ेगी, वो उस क्षेत्र के पहले राजा थे, पहले उस क्षेत्र के वो राजा हुआ करते थे जो सामंत थे। जब वो उस राजा ने उनको हरा दिया था, तो हराने के साथ साथ में अब चलो वो मान लिया कि वो हार गए उस राजा से, पर वो राजा तो वहां से चला गया, जीत करके अपनी राजधानी चला गया, क्योंकि राजधानी से दूर वो क्षेत्र था। अब वो उस क्षेत्र पे सामंत के रूप में तो कुछ समय कार्य करते थे, पर वो धीरे धीरे अपनी शक्ति वहां पे बढ़ाते थे, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा करके एक तरीके से फिर उसके थोड़े समय बाद में वो क्या करते थे कि विद्रोह उत्पन्न कर देते थे। विद्रोह किए, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के लिए वो विद्रोह कर देते थे उसी राजा के सामने, और उससे फिर से युद्ध करते। इससे क्या हुआ कि जैसे ही वो सामंतवाद जितना था, वो सामंतवाद में विद्रोह की भावना बढ़ी, यानी कि उनकी शक्ति बढ़ती थी, और उस शक्ति जो बढ़ी उसने केंद्रीय सत्ता थी, उस केंद्रीय सत्ता को बार बार युद्ध करने पे मजबूर किया, जिससे उनकी केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई। तो सामंतों की जो शक्ति थी उसने कहीं ना कहीं केंद्रीय सत्ता को कमजोर किया, और जिससे ये एक तरीके से हम कह सकते हैं जो व्यवस्था थी ये कहीं ना कहीं गलत साबित हुई थी उस समय पे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा उसके बाद जो शुरुआत हुई थी उसके बाद ये बढ़ती चली गई है सामंत व्यवस्था। केंद्रीय सत्ता को चुनौती, सामंत शासकों ने अपने संसाधनों और शक्ति का उपयोग केंद्रीय सत्ता को चुनौती देने के लिए किया, ये तो होना ही था, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं विकेंद्रीकरण, सामंत बाद में विकेंद्रीकरण। भूमि अनुदान की प्रथा ने केंद्रीय सत्ता को कमजोर किया। शक्तिशाली अनुदानग्राही सीमांत क्षेत्रों में अपनी स्वायत्तता स्थापित करते हुए राजा के रूप में उभर सकते थे। इसके बाद धार्मिक और सामाजिक प्रभाव, ब्राह्मणों को दिए गए अनुदानों ने धार्मिक प्रचार को बढ़ावा दिया। सामंजस्य, पौराणिक संप्रदाय और स्थानीय धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास,
किए। परंपराओं का समावेश, आर्थिक अनुष्ठान और वैदिक ब्राह्मणवाद को स्थानीय परंपराओं में समाहित किया गया। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, गुप्तकालीन धार्मिक जीवन। जो गुप्तों के समय पे धार्मिक जीवन किस तरीके का था। ब्राह्मणवादी पुनर्जागरण, गुप्त काल को ब्राह्मण धर्म के पुनर्जीवन का काल माना गया। इस समय ब्राह्मणीय ग्रंथों और संस्कृत साहित्य को प्रोत्साहन मिला। संस्कृत भाषा का प्रभाव बढ़ा, लेकिन यह मुख्यतः शिक्षित और अभिजात वर्ग तक ही सीमित रहा। जो संस्कृत भाषा को जो इस समय पे बढ़ावा मिला साहित्य के क्षेत्र में, वो किस तक मिला, क्योंकि उस समय पे देखो, आप एक चीज़ जान लो, जो आपके पास में जो आज आपको पावर है या फिर आपको फ्रीडम है एजुकेशन लेने की, हर वर्ग को, जो हम समाज को आज भी कई कैटेगरियों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय पे जो एक पावर थी एजुकेशन की, ठीक है, शिक्षा लेने की, वो एक लिमिटेड यानी कि एक उच्च वर्ग के पास ही थी। असीम शक्तियाँ जो थी एजुकेशन की, वो एक उच्च वर्ग थी, ठीक है। बाकी आम जनता को इस तरीके की, ठीक है, सुविधा नहीं थी, उनके पास में ये नहीं था कि वो एजुकेशन ले सके। तो इसलिए जो संस्कृत भाषा का जो विकास हुआ वो सिर्फ ब्राह्मणों तक ही सीमित था, क्योंकि उच्च वर्ग में उस समय पे वे ही आते थे और उन्हीं के पास में ये पावर थी। और जो संस्कृत का जो विकास हुआ वो वहीं तक ही हुआ, उच्च वर्ग तक। अन्य धर्मों की स्थिति उस समय पे गुप्त काल में, बौद्ध धर्म, गुप्त काल में भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा। यह तांत्रिक परंपराओं से प्रभावित होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ, जहां देवी तारा की पूजा प्रमुख हो गई। देखो इस समय पे हम और धर्मों की स्थिति देखते, क्योंकि गुप्त काल से पहले जो भारत में जो धर्म थे वो सबसे ज़्यादा हमें बौद्ध धर्म देखने को मिलता था, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो एक क्षेत्र था, वर्चस्व था, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। पर बौद्ध धर्म का जो वो है कि गुप्त के टाइम पीरियड पे कम होने लगा, प्रभाव जो था वो समाज में कम होने लगा। और इसके साथ दूसरा जो धर्म था उस समय जैन धर्म को व्यापारी समुदाय और दक्षिण भारत में राज्य के संरक्षण मिला। मूर्ति पूजा का विकास हुआ और तीर्थकरों की मूर्तियां बनाई गई, क्योंकि इसमें तीर्थकर माने गए। जितने भी इनके संस्थापक रहे हैं जैन धर्म के, उन सभी को क्या कहते थे, ये तीर्थकर मानते थे। तो क्या हुआ, इनमें मूर्ति पूजा का विकास हुआ और तीर्थकरों की मूर्तियां बनाई गई जगह जगह। देवी पूजा और तांत्रिक परंपराएं, देवी पूजा ने गुप्त काल में प्रमुख धार्मिक स्वरूप ग्रहण किए। देवी को शक्ति, ऊर्जा, प्रजनन क्षमता का प्रतीक माना गया। तांत्रिक विश्वासों और योगिनियों की पूजा ने धार्मिक जीवन को प्रभावित किया। इस समय पर जो कहते हैं ना अंध जो भी अपनी तरीके से यानी तांत्रिक जो परंपराएं थी, तंत्र मंत्र जो करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, उनका विकास इस समय पे बहुत ज़्यादा हुआ था गुप्त काल के टाइम के दौरान। वैदिक और पौराणिक धर्म, गुप्त काल में वैदिक यज्ञ की परंपरा घटने लगी और प्रतिमा पूजा का प्रचलन बढ़ा। भक्ति परंपरा का विकास हुआ, जिससे तीर्थ यात्राएं और धार्मिक अनुष्ठानों में आम लोगों की भागीदारी बढ़ी। इस समय पुराणों की रचना भी हुई। जो हमारे जितने भी वेद पुराण मतलब पुराण हुए, उन सभी की जो रचनाएं हैं, ठीक है, वो कब हुई है, गुप्तों के टाइम पीरियड पे। दक्षिण भारत और भक्ति आंदोलन, दक्षिण भारत में तमिल भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। वैष्णव और शैव संतों यानी अलवार और नयनबार की कविताएं प्रसिद्ध हुई। इन कविताओं का संग्रह नालनियरा दिव्य प्रबंध में किया गया। शंकराचार्य नव्य वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया, जिससे ब्राह्मणवाद को पुनर्जीवन मिला। उन्होंने धार्मिक चुनौतियों का सामना करते हुए वैदिक परंपराओं को सशक्त किया। उसके बाद मंदिर और स्थापत्य कला, गुप्त काल में मंदिर सामाजिक और धार्मिक जीवन के केंद्र बन गए। पत्थर के मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और ऐहोल के मंदिर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण, यानी जो मंदिरों का निर्माण है वो सबसे पहले गुप्त काल के दौरान ही हुआ। उससे पहले मंदिर भारत के इतिहास में नहीं थे। भारतीय इतिहास में देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि भारतीय इतिहास को हम जब भी मंदिरों की स्थिति में देखेंगे तो गुप्त काल के दौरान ही मंदिर भारत में सबसे पहले बनना स्टार्टिंग हुए थे। पत्थरों के जो मंदिर बनते थे, ठीक है, वो सबसे पहले गुप्त काल के दौरान ही बने थे। उससे पहले मंदिर नहीं हुआ करते थे भारतीय इतिहास में। उससे पहले मठ हुआ करते थे, ठीक है। और इसी समय पे गुप्तों के दौरान ही जो जैन धर्म के जो तीर्थकर थे, उनकी जो मूर्तियां हैं वो भी इसी टाइम पीरियड पे बनने लगी थी।
इसके बाद देखते हैं कला और संरक्षण गुप्त काल के दौरान। गुप्त काल में कला और स्थापत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई, जो धार्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण के तहत विकसित हुई थी। मंदिर स्थापत्य कला में जो है सबसे ज़्यादा देखते हैं स्टार्टिंग में गुप्त काल के मंदिरों में गर्भगृह मुख्य कक्ष था, जहाँ देवता की प्रतिमा रखी जाती थी। प्रमुख उदाहरण है साक्षी, ऐहोल, तिगमा, भूमरा, नचना ठुमरा और देवगढ़ का मंदिर। देवगढ़ का दस अवतार मंदिर विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, जो देवगढ़ का दस अवतार मंदिर है। शैलकृत मंदिरों में अजंता, एलोरा और उड़ीसा के ललितगिरी, रत्नागिरी व उदयगिरी प्रमुख है। जो शैलकृत मतलब कि जो शैल चट्टानों को काट करके जो बनाए गए, शैलकृत मंदिर का मतलब है जो चट्टान होती थी या पहाड़ होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें, उनको काट करके जो मंदिर बनाए गए। उनमें सबसे पहले आप देखोगे तो अजंता और एलोरा गुफाएं, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो पत्थरों को काट करके बनाई गई थी, यानी कि ये उस समय की एक उत्कृष्ट कारीगरी थी। कारीगरी का एक जो नमूना देखते हैं वो बहुत उत्कृष्ट कारीगरी का नमूना था एलोरा और अजंता की गुफाएं। गुफा स्थापित्य में देखो, गुफा स्थापित्य में भी अजंता और एलोरा की गुफाएं, शैलकृत गुफाएं मूर्तियों और भित्ति चित्रों से सजी है। इन गुफाओं में जातक कथाओं और बौद्ध के जीवन से प्रेरित चित्र हैं। देखो ये जो गुफाएं हैं, अब इन जो है इनमें सबसे ज़्यादा यानी कि ये महात्मा बुद्ध, ठीक है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो बौद्ध महात्मा बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं उनके चित्र उल्लेखित है वहाँ से, ठीक है। तो ये किससे संबंधित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं बुद्ध के जीवन से प्रेरित चित्रण है, यानी कि जो गुफाओं के अंदर महात्मा बुद्ध के जीवन के चित्रण वहाँ पे अंकित है। मूर्तिकला, गुप्त काल में मूर्तिकला का विकास उच्च स्तर पे हुआ। बौद्ध मूर्तियाँ सारनाथ, मथुरा, कुशीनगर और बोध गया में बनी। वैष्णव और शैव देवताओं की मूर्तियाँ भी लोकप्रिय थी। कांस्य मूर्तिकला का उदाहरण सुल्तानगंज में मिली बुद्ध की कांस्य प्रतिमा है। देखो मूर्तिकला का जो विकास है वो सबसे ज़्यादा गुप्त काल में है, ठीक है। सब मूर्तिकला का जो विकास है ना सबसे ज़्यादा गुप्त काल में बढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले मूर्तियाँ नहीं बनती थी। उससे पहले सिर्फ मूर्तियाँ किसकी बनती थी? उससे पहले जो मूर्तियाँ हमें इतिहास में देखने को मिली है वो महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ मिली है। जो वो ईसा पूर्व से पहले, जैसे मौर्य वंश हुआ तो मौर्य वंश के समय पर सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ बनी थी वो, क्योंकि पहले जो मूर्तियाँ बनती थी वो सिर्फ महात्मा बुद्ध की ही मूर्तियाँ बनती थी, ठीक है। उसके बाद जब गुप्त वंश आता है तो गुप्त वंश के बाद में और जो धर्म के देवी देवता जैसे जैन धर्म के जो तीर्थकर है उनकी मूर्तियां बनने स्टार्ट हुई। और जो मंदिर है हिंदू धर्म के जो मंदिर है उनके जो देवी देवता उनकी मूर्तियां फिर बनना स्टार्ट हुई थी। वो बाद में हुई थी गुप्त के समय पे, इसलिए गुप्तों के समय पे जो मूर्तियों का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन उससे पहले हम अगर मूर्तियों की बात करेंगे तो वो सिर्फ महात्मा बुद्ध की ही मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती है और उसी की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा बनी है। इसके बाद चित्रकला और भित्ति चित्र। अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्र साहित्य और धार्मिक कथाओं को चित्र करते हैं। इन भित्ति चित्रों मूर्तिकला में सौंदर्य और शैल कला का अद्वितीय प्रदर्शन मिलता है। देखो हम अगर उनको देखते हैं तो यही कि इतने मतलब कि टाइम पीरियड पहले, मतलब कि भारतीय इतिहास में जब इंसान के पास में इतनी कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, और उस समय पर उन पर जो चित्रकारी थी, ठीक है, वो चित्रकारी का जो नमूना इतना उत्कृष्ट है कि उसे देखते ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनके पास कितनी काबिलियत होगी उस समय पे। तो इसीलिए जो चित्रकला थी, चित्रकला भी अपनी उन्नति पे थी उस समय पे, गुप्ताज के समय पे। लोकप्रिय सुलभ कला, पक्की मिट्टी की मूर्तियां जनसामान्य में प्रचलित थी, जबकि पत्थर और कांच की मूर्तियां मुख्यतः संपन्न वर्ग तक सीमित थी। यानी कि मिट्टी की जो मूर्तियां बनती थी, जो मिट्टी की मूर्तियां हम देखते हैं ना आज भी, जब मूर्तियां बनती है, जैसे कभी जैसे गणेश चतुर्थी आती है या फिर नवरात्र आते हैं तो उसमें देवी की प्रतिमा, गणेश भगवान की जो मूर्ति होती है, तो वो जो मिट्टी की मूर्ति, ऐसी मूर्तियां पहले बनती थी। मिट्टी की मूर्तियां तो आम जनता में प्रचलित थी, लेकिन जो जैसे कांच की या फिर और दूसरी अन्य धातु की जो मूर्ति थी वो सिर्फ उच्च वर्ग तक ही, क्योंकि वो कॉस्टली होती तो उच्च वर्ग तक ही वो सीमित थी। उसके बाद गुप्तकालीन साहित्य। गुप्त काल में साहित्य और भाषा का व्यापक विकास हुआ, जो इस युग की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। धार्मिक साहित्य में देखें तो पुराणों का जो रचना है, पुराणों की रचना वो इन्हीं के समय पर हुई, क्यों, ठीक है। तो पुराणों में जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, ब्राह्मण,
ब्रह्मांड पुराण और हरिवंश पुराण जैसे आरंभिक पुराणों की रचना इस काल में हुई। भक्ति भजन में देखते हैं दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों ने वैष्णव और शैव भक्ति पर आधारित भजनों की रचना इसी समय पे की। महाकाव्य रामायण और महाभारत सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत रहे इसी समय पे। उसके बाद सांस्कृतिक और साहित्यिक उपलब्धियां देखते हैं। संस्कृत साहित्य में गुप्त काल में संस्कृत साहित्य ने उत्कृष्ट विकास किया। कालिदास की अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूतम, वाल्मीकि की किरातार्जुनीयम, माघ की शिशुपालवध और भवभूति की मालती माधव प्रमुख कृतियाँ थी। विशाख दत्त की मुद्रा राक्ष और बाण भट्ट की हर्ष चरित्र गद्य साहित्य के उदाहरण उत्कृष्ट है इस समय के। उसके बाद प्राकृतिक साहित्य, जैन व्यापारियों के संरक्षण में प्राकृतिक साहित्य का विकास हुआ। विमल सूरी की पौमाचार्यम रामकथा का जैन संस्करण है और प्राकृतिक साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। कहानी और नाटक में पंचतंत्र की कहानी सामाजिक और नैतिक संदेश देती है, जबकि शूद्रक का मृच्छकट्टिकम शहरी जीवन की झलक प्रस्तुत करता है। भाषाओं का उपयोग गुप्त काल में संस्कृत राज दरबार की प्रमुख भाषा बनी। नाटकों में उच्च वर्ग संस्कृत में और निम्न वर्ग में महिलाएं प्राकृतिक में संवाद करते थे। प्राकृतिक और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं धार्मिक संप्रदायों और सामान्य जनों में प्रचलित रही। अन्य साहित्यिक विधाओं में अगर हम देखते हैं तो भारत का नाट्य शास्त्र, नृत्य, नाटक और काव्य शास्त्र का आधारभूत ग्रंथ है। गुप्त काल में साहित्यिक समीक्षा और रस सिद्धांत साहित्य की प्रमुख विशेषता बनी। देखो एक चीज़ है, जो भाषा का अगर हम देखते हैं तो संस्कृत भाषा का विकास है वो बहुत ज़्यादा गुप्त काल के दौरान हुआ था। और जो गुप्त काल में संस्कृत भाषा जो थी राज दरबार की प्रमुख भाषा बनी थी, जिसका उपयोग राज दरबार में सबसे ज़्यादा हुआ था। यानी कि एक जैसे हम आज हिंदी भाषा को देखते हैं, ठीक है, हिंदी भाषा को हम हमारी मातृभाषा के रूप में अगर देखते हैं तो उसी तरीके से गुप्त टाइम पीरियड के दौरान जो संस्कृत भाषा थी उनकी राज दरबार की भाषा थी। और यह उच्च वर्ग जो था नाटकों में, जो उस समय पर नाटक होते थे उनमें उच्च वर्ग संस्कृत में और निम्न वर्ग की जो महिलाएं हुआ करती थी, निम्न वर्ग होता था या फिर उनकी जो महिलाएं होती थी वो क्या करते, वो प्राकृतिक भाषा में बातचीतें संवाद करते थे। लेकिन जो उच्च वर्ग था वो संस्कृत में संवाद करते थे। प्राकृतिक और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं धार्मिक संप्रदाय और सामान्य जनों में प्रचलित रही। यानी कि जो और भी भाषाएं थी जैसे प्राकृतिक भाषा थी या फिर और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं थी, वो सभी भाषाएं आम जन में प्रचलित थी बाकी के और धर्मों में। लेकिन हिंदू धर्म में हम बात करते हैं तो उस समय पे संस्कृत भाषा मतलब उनकी राज दरबार की भाषा थी और जो उच्च वर्ग था उसमें संस्कृत भाषा का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था। और साहित्य के क्षेत्र में हम देखते हैं, साहित्य के क्षेत्र में जैसे देखो कहानी और नाटकों में, उन कहानी नाटकों में जैसे पंचतंत्र की जो कहानियाँ आपने शायद बचपन में पढ़ी होंगी, पंचतंत्र की कहानियाँ, वो जो कहानियाँ वो उसी समय की कहानियाँ लिखी हुई है संस्कृत में, ठीक है। तो ये सारी हुई प्राकृतिक जैन, ठीक है। संस्कृत साहित्य जो जितने भी हुए, चाहे कालिदास ने लिखे हो, चाहे बाण भट्ट ने लिखे हो, विशाख दत्त ने लिखे हो, ठीक है, ये सभी संस्कृत में लिखे गए। तो ये सभी उसी टाइम पीरियड के लिखे हुए साहित्य हैं। तो जो भाषा का उपयोग है वो उस समय पे बहुत ज़्यादा हुआ था संस्कृत भाषा का। तो देखो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो गुप्त और वाकाटक प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और सांस्कृतिक विकास का। तो इसमें हमने सेकंड यूनिट को पूरा लगभग कवर कर लिया है। और यहाँ से आपको देखो एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से हमें देखने को हमेशा से मिलते आए और आपको आगे भी इस पेपर में देखने को मिलेंगे। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं आगे बता दूंगा, जैसे एग्ज़ाम से 2 दिन पहले तो पूरे जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो बता दूंगा। लेकिन ये जो गुप्त वंश है ये आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो यूनिट है उसके लिए हम आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, थर्ड पार्ट में नेक्स्ट थर्ड यूनिट के बारे में। तो अभी आप इसको रीड करिए, आगे इंतज़ार करिए थर्ड यूनिट का।